हेलो स्टूडेंट्स, आज 12th क्लास में मैंने कल 5वां चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और मैंने उसमें आपको विद्युत धारा और धारा घनत्व, इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी दोनों के बारे में बताया था। और आज मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉन का अववहन वेग और गतिशीलता। इलेक्ट्रॉन का अपवाह या अपवहन वेग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सभी चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा के कारण निरंतर अनियमित और यादृच्छिक गति करते रहती हैं, जिसका मान 10⁶ मीटर पर सेकंड होता है। और जब इस चालक पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो यही इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्षणिक समय के लिए त्वरित होकर के एक नियत वेग से गति करते हैं। इस नियत वेग को ही हम या अपवाह या अपवहन वेग कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेशित होता है, इसलिए हमेशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है। तो मान लेते हैं कि ये अपने पास से एक चालक है। इसमें विद्युत क्षेत्र इस तरीके से लगाया जाता है। राइट टू लेफ्ट। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरीके से मूव करेंगे। ये है इलेक्ट्रॉन की गति। ये जो बना हुआ है, मैंने यहाँ पर ये बनाया है, ये है इलेक्ट्रॉन। तो सभी चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो तापीय ऊर्जा के कारण निरंतर अनियमित एवं यादृच्छिक गति करती रहती है। इसे तापीय
वेग कहते हैं। तो क्योंकि ये तापीय ऊर्जा के कारण होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन का तापीय वेग कहलाता है और इसका मान काफ़ी ज़्यादा होता है 10⁶ मीटर पर सेकंड। तो ये तो अनियमित गति है, यादृच्छिक गति है, किसी भी दिशा में किसी भी समय गति कर सकते हैं सभी। जब चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्षणिक समय के लिए त्वरित होकर एक नियत वेग से गति करती है। जिसे अपवाह या अपवहन वेग कहते हैं। जब चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्षणिक समय के लिए त्वरित होकर एक नियत वेग से गति करते हैं जिसे अपवाह या अपवहन वेग कहते हैं। तो ये अपवाह वेग की परिभाषा है यहाँ तक। तो अब अगर मैं इसका इस तरीके से लूँ, एक ये जीरो लें, यहाँ पर वेग लिया जाए और यहाँ पर समय लें, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ये जो होता है ये अपवहन वेग कहलाता है BD। तो यहाँ से यहाँ तक ये त्वरित होंगे और त्वरित होने के पश्चात फिर ये एक नियत वेग से गति करते हैं। इस नियत वेग को ही हम अपवाह या अपवहन वेग कहते हैं। तो मान लेते हैं इसमें तो क्षणिक समय ये जो होता है ये कौन सा समय होता है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जब कोई इलेक्ट्रॉन त्वरित होता है तो अपने निकट वाले इलेक्ट्रॉन के पास जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन पर दो बल एक साथ काम करते हैं। एक तो आरोपित विद्युत क्षेत्र के कारण बल काम करता है और दूसरा जिस इलेक्ट्रॉन के पास जा रहा है उस पर के कारण उस पर प्रतिकर्षण कूलाम्ब प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो जब आरोपित विद्युत क्षेत्र के कारण बल और कूलाम्ब प्रतिकर्षण बल दोनों ही का योग शून्य हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन त्वरित न होकर के एक समान वेग से गति करता है। तो यही जो समान वेग या नियत वेग होता है इसी को हम अपवाह वेग कहते हैं। तो क्षणिक शब्द इसमें इसलिए आया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कुछ ही समय के लिए त्वरित होता है,
जब तक कि वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास नहीं पहुंचता। पहुंचते ही ये उसका वेग जो होता है वो एक कांस्टेंट वेग हो जाता है। जो तो हम मान लेते हैं इसमें चालक पर आरोपित विद्युत क्षेत्र इक्वल टू E। इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल F इक्वल टू माइनस E इंटू ई। ई इसमें इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जहाँ E इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए अपन माइनस चिन्ह लगाए हैं। तो इस माइनस चिन्ह से भी क्लियर होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन पर जो विद्युत बल काम करेगा वो आरोपित विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करेगा। जो और हम जानते हैं कि F इक्वल टू एम ए होता है। इक्वल टू माइनस E इंटू ई, जहाँ F इक्वल टू एम ए न्यूटन के द्वितीय नियम से। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और a इलेक्ट्रॉन का त्वरण। तो यहाँ से a का मान आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस E इंटू ई अपॉन एम। तो हम ये मान लें यदि इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग u हो तो v इक्वल टू u प्लस AT। तो यहाँ T क्या है? T है यहाँ पर विश्रांत काल। विश्रांत काल क्या होता है? दो उत्तरोत्तर टक्करों में लगा समय। इलेक्ट्रॉन का दो उत्तरोत्तर टक्करों में लगा औसत मुक्त काल। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन
त्वरित होता है तो वो अपने निकट वाले इलेक्ट्रॉन के पास जाता है। जब तक वो वहाँ पर जाता है तभी तक मतलब ये त्वरित होता है, और जैसे ही वो वहाँ पर उसके पास पहुँचता है तो उस पर जो कूलम्ब प्रतिकर्षण बल काम करता है वो इस आर बल के बराबर हो जाता है, जिससे परिणामी बल का मान शून्य हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन फिर एक नियत वेग से गति करता है। तो इस तरह से टक्कर में जितना टाइम लगता है उसको वहाँ तक पहुँचने के अंदर, तो यही इसका औसत विश्रांत काल कहलाता है या विश्रांत काल कहलाता है। तो इसमें यहाँ रख दें v इक्वल टू यू, और ए का मान ये रख दें माइनस ई अपॉन एम इंटू टी। अब इसका हम औसत निकाल लें, औसत मान। तो क्या करें, v इसका एवरेज इक्वल टू यू इसका एवरेज माइनस ई अपॉन एम और ये आपका टी। तो ये जो वैल्यू होती हैं ये इसका अपवहन वेग होता है वी डी, इसका मान 0 होता है माइनस ई अपॉन एम इंटू टी, ये इसका। तो वी डी इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम इंटू टी, जहाँ इक्वल टू वी डी अपवहन वेग, और ये इसका जो औसत मान होता है ये इसमें 0 के बराबर होता है। तो औसत वेग 0 होने के कारण केवल ये एक्सप्रेशन इसमें रह जाता है। तो ये इसके अपवाह वेग का फॉर्मूला है। अब आप देख रहे हैं कि अपवाह वेग जो होता है वो आरोपित विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है। जो और अगर इसका परिमाण लिखें इसके अंदर माइनस ई अपॉन एम टी इसका परिमाण, तो हम इसमें लिख देंगे बी डी इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू टी। तो इसमें स्पष्ट है कि अपवहन वेग डी समानुपाती होता है आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के। अपवाह वेग आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। तो ये टी का जो मान है विश्रांत काल है, इसका मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है, तो इसीलिए बी डी का मान भी सबके लिए भिन्न भिन्न होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो अपवाह वेग होता है वो बहुत कम होता है, जो वेरी लेस। लगभग 10⁻³ मीटर पर सेकंड होता है। तो ये जो तापीय वेग होता है उससे भी इसकी वैल्यू कम होती है। तो ये है इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग या अपवाह वेग। तो यू जस्ट सो हियर दैट व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द कंडक्टर, the free electron move in the opposite direction of the applied electric field, and they are accelerated for some time, for a moment, and then they gain a constant velocity
that is called the drift velocity. Here the d denotes for drift, and you can see in this expression that the drift velocity is dependent on the applied electric field, and moreover it depends upon the time of relaxation time t. So Vd is dependent on the applied electric field and the nature of the conductor. For a given conductor it is a constant, but for different conductors it is different. इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने अभी देखा कि जो इलेक्ट्रॉन का अववाह वेग होता है वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो गतिशीलता इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग अपॉन आरोपित विद्युत क्षेत्र। तो गतिशीलता म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई। तो आपने देखा इसका जो अभी मैंने फॉर्मूला निकाला था वी डी इक्वल टू ये फॉर्मूला था अपवाह वेग का। तो अगर हम ये वी डी अपॉन ई लिख दें तो इसका मान सिंपल आ जाता है आपको ई टी अपॉन एम, ये इक्वल टू म्यू। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश और टी वही विश्रांत काल और एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान कांस्टेंट होता है, इसका मतलब है म्यू का मान सिर्फ इस पर डिपेंड करता है, विश्रांत काल पर। अतः म्यू का मान विश्रांत काल टी पर निर्भर करता है। और इसीलिए इस म्यू का मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है, लेकिन एक ही धातु के लिए इसका मान कांस्टेंट होगा।
भिन्न भिन्न चालक पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है, लेकिन एक ही चालक पदार्थ के लिए इसका मान कांस्टेंट रहता है। एक ही चालक पदार्थ के लिए म्यू का मान नियत रहता है। तो म्यू एक ये अदिश राशि है। तो अब इनका आप देख सकते हैं, इसका मात्रक तो म्यू का मात्रक देखते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का वेग आ रहा है, तो ये मीटर पर सेकंड, और विद्युत क्षेत्र का होता है वोल्ट पर मीटर, ये विद्युत क्षेत्र। तो ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर वोल्ट -1 और सेकंड -1। तो वोल्ट पर मीटर के अलावा अगर हम इसको न्यूटन पर कूलम के अंदर व्यक्त करें तो फिर इसका एक दूसरा मात्रक इसमें और आ जाता है, इसका जो है। तो ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड। दूसरा मात्रक इसका दूसरे मात्रक में क्या है भाई, इसको लिखें हम मीटर पर सेकंड में और इसको लिखें न्यूटन पर कूलम, विद्युत क्षेत्र का मात्रक। तो ये हो जाएगा आपका मीटर कूलम न्यूटन -1 और सेकंड -1। मीटर कूलम, सी का मतलब कूलम, पर न्यूटन सेकंड। तो ये इसमें म्यू का मान है, जो कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है।